ओके, वेलकम टू द क्लास। सो आर्टिकल 21 हमने कर लिया था, मेनका गांधी केस सबने पता है, के गोपालन केस सबने किया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस, एवरीथिंग वी डन रिड राइट, हमने सब कर लिया। अब हम बात करते हैं एक अमेंडमेंट की जिसके थ्रू आर्टिकल 21 में एक क्लॉज जुड़ा जिसको हम लोग बोलेंगे राइट टू एजुकेशन। तो आर्टिकल 21 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ओके 86 सीए ने जोड़ा था इसको 2002 के। एंड इट वाज इंसर्टेड, जिसका मैंडेट क्या था कि स्टेट जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सारे चिल्ड्रंस को एज 6 to 14 years इन सच अ मैनर एज स्टेट में बाय लॉ मतलब एक लेजिस्लेशन लाके डिटरमाइन। और जो लॉ था वो क्या आया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब ये जो एक्ट बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 21A में जो ऐड किया गया, तो वो बेसिकली क्या बोल रहा था कि 6 से 14 साल के बच्चे, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। फ्री और कंपलसरी का मतलब क्या है, मतलब फ्री का मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चों को फ्री दिया जाएगा। देयर विल बी अ चॉइस गिवन बाय द स्टेट, जहां पर दे कैन अवेल द फ्री एजुकेशन। ओके, तो ये चॉइस देगी स्टेट टू द चिल्ड्रन। तो डजेंट मैटर कि ओनली पुअर के लिए नहीं था ये। आप अगर इफ यू आर एन आईएएस ऑफिसर, यू कैन ऑल्सो सेंड योर किड्स ओके टू द स्कूल। तो स्टेट आपको चॉइस देगी कि ओके यू कैन अवेल फ्री एजुकेशन एट माई एक्सपेंस, ओके स्टेट एक्सचेकर के एक्सपेंस पे। और कंपलसरी मतलब इट इज नॉन नेगोशिएबल, 6 से 14 साल के बच्चे पढ़ाई करेंगे, काम नहीं करेंगे। ओके, 6 से 14 साल के बच्चे पढ़ाई करेंगे, काम नहीं करेंगे। ओके, नॉट एग्जैक्टली, होम स्कूलिंग इज नॉट आउटलॉड, पीपल डू होम स्कूलिंग, ओके स्पेशली इन टीयर 1 सिटीज। टीयर 1 सिटीज पीपल दोज थोड़े से जो मॉडर्न पेरेंट्स होते हैं, विद देयर किड्स नेम आरव एंड शनाया, तो दे डू लाइक राइट। एंड ऐसा कहना नहीं चाहिए, आई शुड नॉट हैव स्टीरियोटाइप, बट पीपल डू राइट राइट। लेकिन वो जो सबसेट है हु आर अडॉप्टिंग द दिस होम स्कूलिंग, दे आर अल्ट्रा रिच पीपल, ओके अपर अपर मिडिल क्लास, ठीक है, upper middle class and upper class people. And it is not illegal until and unless you are not putting your kids to work. अगर बर्तन और पोछा नहीं करवा रहे हो, ठीक है। होम स्कूलिंग इज नॉट recognized in India. You need to give, okay, these home school students, they also enroll in CBSE and ICSE। जो होम स्कूलिंग होता है, तो ये मान लो 8 क्लास 8 तक घर पे पढ़ते हैं, उसके बाद 8th के बाद किसी स्कूल में इनरोल कर लेते हैं एग्जाम देने के लिए, या आईबी में भी, इंटरनेशनल बैकलरेट जो इनका है उसमें भी ज्वाइन कर लेते हैं। और ऐसा कुछ बोर्ड नहीं है इनका, होम स्कूलर्स का। ओके, ठीक है, होम स्कूलर्स का कोई बोर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चे को 8वीं तक नहीं भेज रहे हो स्कूल में, तो अगर आप उनसे काम नहीं करा रहे हो, कोई किसी हजार्डस एनवायरनमेंट में या कुछ ऐसा इस टाइप का डोमेस्टिक वर्क नहीं करा रहे हो, तो दैट इज फाइन। ओके, यू कैन गेट अवे विद दैट। ठीक है, डमी स्कूल नॉट एग्जैक्टली, ओके सम स्कूल आई थिंक गिव दैट, ओके नॉन अटेंडिंग बोलते हैं उसको। नॉन अटेंडिंग एंड डमी आर स्लाइटली डिफरेंट थिंग। ओके, डमी में आपका अटेंडेंस को फज किया जाता है। डमी में आपको आपकी अटेंडेंस को फज किया जाता है और वहां पर दिखाया जाता है कि आप स्कूल में आए थे। और नॉन अटेंडिंग बेसिकली क्या होता है, दैट फॉर पीपल हु हैव सम इश्यूज, ओके उनके लिए वो पूरा सेटअप रहता है। सो दैट इज अनदर थिंग, वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाती, लेट्स नॉट एक्सपैंड द स्कोप। प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 21A, व्हाट आर द प्रोविजन? तो स्टेट प्रोवाइड करेगा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम एज 6 to 14, यस। देन ये एक फंडामेंटल राइट है विच हैज बीन गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले क्या था, ये डीपीएसपी में आता था कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, ठीक है, आपको याद होगा। सो डीपीएसपी में क्या प्रॉब्लम थी वहां पर, नॉन जस्टिसिएबिलिटी। तो जब इसको पार्ट 3 में ट्रांसफर किया गया 86 अमेंडमेंट से, वहां पर क्या पावर आ गया, जस्टिसिएबिलिटी की। इसका मतलब आज के डेट में अगर सरकार प्रोविजंस नहीं बनाती है, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी प्रोविजन फॉर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ 6 to 14 year kids, these kids through their representative approach the Supreme Court and say
that my lord, my article 21A rights, my rights under article 21A is being violated. ओके, ये चीज बोला जाता है, ठीक है। रेलेवेंट प्रोविजंस क्या क्या है आरटीई का? व्हाट आर द रेलेवेंट प्रोविजंस? सो आर्टिकल 45 ओरिजिनली जो था, मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल 45 में था कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, ठीक है, 6 से नीचे के बच्चों को बेसिकली प्राइमरी शिक्षा, ABCD वाली शिक्षा, वो देने के लिए स्टेट को डायरेक्शंस मिले थे डीपीएसपी में। और अर्ली चाइल्डहुड केयर में क्या आता है? बेसिकली अनीमिया, ओके, मैल न्यूट्रिशन से फाइटिंग, अनीमिया हो गया, मैल न्यूट्रिशन हो गया, स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, इन सब से फाइट करने के लिए, ओके, द डीपीएसपी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली वाज गिविंग डायरेक्शंस टू द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ओके। लेकिन जो 86th अमेंडमेंट हुआ था, दिस शिफ्टेड द एज रिलेटेड मैंडेट टू आर्टिकल 21A, मेकिंग आर्टिकल 45 फोकस्ड ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर पीपल हु आर बिलो 6 years। ध्यान से देखना, आर्टिकल 45 में अब क्या प्रोविजन है? हु आर यंगर देन 6 years, उनके लिए प्रोविजन, ओके। अब यंगर देन 6 years भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, ओके, यू नीड टू फोकस ऑन 0 to 5 year किड्स। उनको टैबलेट्स देना होता है अनीमिया का, उनको जो प्रॉब्लम्स होती है, क्वाशी और कॉर, ठीक है, क्वाशी और कॉर, ये सारी चीजें जो है, क्वाशी और कॉर हो गया, देन यू हैव दिस स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओके। और कौन सी बीमारी होती है विच इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड? कैन यू नेम अ फ्यू? अनीमिया हो गया, राइट। तो ये सारी जो बीमारी है वो मेंटली रिटार्डेड कर देती है बच्चों को, ओके, मेंटली स्लो कर देती है, फॉरेस्ट गंप टाइप का बना देती है। तो बेसिकली फॉरेस्ट गंप नहीं, नॉट डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डेफिशिएंसी, it's not a it's not it's basically a sexual aberration, okay, sexual chromosome का aberration, ठीक है। so this is the thing कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्यों होती है? बिकॉज न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। आपको पता है कि हमारे गरीबों को बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता है, ओके, मे बी उनका खाना, मेजोरिटी का खाना माड़ भात होता है। डू यू नो व्हाट इज माड़ भात? I'm not very sure from the the region that you come that you understand, but from the region that I come, हमारे यहाँ गरीब क्या खाते हैं? राइस एंड राइस वाटर। माड़ भात मीन्स, भात मतलब राइस होता है, एंड माड़ का मतलब होता है राइस वाटर। तो राइस वाटर को राइस में मिक्स करके खाते हैं मेजोरिटी पीपल, ओके। एंड उसके वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत पुअर होती है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर का एक और चीज आप ध्यान से समझना कि इट डज नॉट ओनली इज रिस्ट्रिक्टेड टू अर्ली चाइल्डहुड। चाइल्डहुड सिर्फ चाइल्ड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये जो बेसिकली चाइल्ड को टारगेट नहीं करना है, उनकी मदर को भी टारगेट करना है। क्योंकि मदर, लैक्टेटिंग मदर, उनका जैसे लैक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से लैक्टेशन में इश्यूज आ जाता है, ओके। देयर इज MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दिस इज द डेडलीस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ चाइल्ड। This is the deadliest thing that can happen to a child, and that is covered in Article 45. This is your early childhood care. कि माँ को तो सबसे पहले बचाओ मरने से, बिकॉज बहुत सारी माताएं, ओके, दे डाई बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर हेल्थ केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। उन उनका बॉडी इतना कमजोर हो जाता है, खाती पीती कुछ नहीं है। आपके घर में जो मेड आती हैं, तो आई डोंट नो आपके what is the situation at your place, but what I have seen in Delhi and all these areas, ki pregnant, okay, these pregnant ladies, they go because they are so poor, they have to go to other places और वहां जाके काम करना पड़ता है, बहुत ही टैक्सिंग। और उसमें क्या होता है, दे आर नॉट गेटिंग इनफ रेस्ट, दे आर नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसके वजह से क्या हो जाता है, वो दे बिकम ससेप्टेबल टू डेथ। क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो मैसिव ट्रॉमा आता है, ओके, देयर इज मैसिव ट्रॉमा। और उस मैसिव ट्रॉमा की वजह से MMR हमारा क्लाइम करता है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब दो चीजें होती है, ओके, दिस इज पार्ट ऑफ योर गवर्नेंस एज वेल, गवर्नेंस का पोर्शन GS2। वन इज योर
इन्फेंट, ओके, वन इज योर इन्फेंट का केयर, उसमें आपको स्टंटिंग देखना है, वेस्टिंग देखना है, उसमें उसका टीकाकरण जिसको बोलते हैं, वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन देखना है। देन देर इज वन मदरली केयर, ओके, मदर का केयर वो भी इम्पोर्टेंट है, मदर को अनीमिया की टैबलेट देते रहना है, मदर को, ओके, उनको काउंसलिंग करनी जरूरी है, बिकॉज दीज women ऑफ लोअर स्ट्राटा, दे हैव अ वेरी वेरी टफ लाइफ, बिकॉज उनके हस्बैंड जो होते हैं, दे आर हाईली हाईली इररिस्पॉन्सिबल। तो जनरली आपने सुना होगा 1-3-2, व्हाट इज 1-3-2, ये सरकार का एक स्लोगन था, उसमें बोला गया था दैट एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का फर्क आपको करना है, बट व्हाट दीज पीपल, दीज बगर्स डू इज दैट आफ्टर दे गिव बर्थ टू द फर्स्ट चाइल्ड, दे नॉक देयर वाइव्स अगेन विद इन 5 to 6 months। उसके वजह से क्या होता है, जो बच्चा ऑलरेडी पैदा है उस पर फोकस नहीं कर पाती हैं, और ऑलरेडी जो कमजोर महिला है उस पे बहुत ज्यादा भयानक बर्डन, ओके, रहता है। दूसरी चीज आपने सही बोली कि 16 से 19 साल के बीच में दे एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी, ओके, एंड दे आर नॉट मेंटली रेडी टू हैंडल द प्रेगनेंसी, क्योंकि खुद बच्ची होती हैं, ओके, दैट इज द थिंग, ओके, दैट इज द थिंग, ओके। और 16 जो है, आप ज्यादा वो मत होइए, इस पे सरप्राइज मत होइए कि बिकॉज 18 इज द मैरिजेबल एज, द लीगल एज, लेकिन मेजोरिटी women, ओके, especially in the tier 4, tier 5 and the village areas, they are married by 16-17, ओके। अगर आज के डेट में सरकार पकड़ना स्टार्ट करे कि कितने फादर्स ने अपनी औरतों को ये अपनी डॉटर्स को ब्याया था 16 साल की उम्र में, ओके, या उससे भी कम में, तो बहुत lakhs of fathers would be arrested, okay। So this is the reality, okay, this is the reality that one part of India is living, ठीक है। लीगल एज ऑफ मैरिज, ओके, वहां कम है थोड़ा, आई थिंक इट इज, आई डोंट थिंक देयर इज एनी लीगल एज देयर, होगा भी तो आई थिंक 16 हो। एनीवेज, सो आर्टिकल 51A ये समझ में आ गया। जब 86th अमेंडमेंट ने क्या किया, इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर पे फोकस कर दिया, और 21A में एजुकेशन वाला कंपोनेंट फॉर दी 6 to 14 year old किड्स वो डाल दिया, ठीक है। आर्टिकल 51A के, ओके, ये क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या आता है, पेरेंट्स को मैंडेटेड है दैट आपको अपने बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years, ओके। तो यहाँ पर स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो 3 जगह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है 21A में कि आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। देन पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि भाई स्टेट तो अपना काम करेगा, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना आपकी जिम्मेदारी है, तो आपकी ड्यूटी बनेगी 51A क्लॉज के, ओके। और फाइनली आर्टिकल 45 में क्या है, इसको सप्लीमेंट किया जा रहा है। पढ़ाई कैसे करेगा बच्चा अगर वो स्टंटेड है, मेंटली स्लो है, मेंटली रिटार्डेड है, बिकॉज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, लैक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो आर्टिकल 45 से उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलेगा। अब इसमें क्या क्या, अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, 21A आर्टिकल क्या कहता है, दैट स्टेट में प्रोवाइड विथ अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। तो उसमें बोला था आर्टिकल 21A में कि 6 से 14 साल के बच्चों को तो हम चलो पढ़ाना है, हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, लेकिन वी आर लीविंग, लेजिस्लेचर ने बोला था कि हम स्टेट पे छोड़ रहे हैं दैट व्हाट एवर लेजिस्लेशन दे वांट टू मेक, ओके, वो लेके आ सकते हैं और उसके थ्रू गाइड कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए क्या किया गया था, फाइनली आरटीई एक्ट लाया गया था 2009 में, ओके। आपको याद होगा, अगर आप 2009 में थोड़ा सा अगर याद करोगे तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते थे। एक एडवर्टाइजमेंट था दैट टीचर इज टेकिंग अटेंडेंस, और उसने एक बच्चे का नाम 3 बार बोला, जो कि हु वाज फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग कि अरे मैम इसने तो फीस नहीं भरी होगी, इसीलिए इसको निकाल दिया होगा। बट आफ्टर शी सेज चुप रहो, फोर्थ टाइम उसका नाम बोलती है तो वो आता है, वो बच्चा बाहर रहता है, एंड ही सेज प्रेजेंट मिस,
एंड फिर वो स्टार्ट हो जाता है कि अब कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटेगा। तो वो एड आई स्टिल रिमेम्बर फ्रॉम माय चाइल्डहुड, 2009 में जब ये एक्ट आया था, आरटीई एक्ट, आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग द यूपीए टाइम। सो दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, उसमें कुछ ऐसे दिया हुआ है, मेजर्स दिए हुए हैं कि कैसे आप चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो इससे जो है सीबीएसई के स्कूल्स और आईसीएसई के स्कूल्स जो हैं उनको भी गाइडेंस मिला। तो आज के डेट में अगर सीबीएसई का आपको एफिलिएशन लेना है, इफ यू वांट सीबीएसई एफिलिएशन यू हैव टू हैव अ ग्राउंड, प्रॉपर प्लेइंग ग्राउंड। ओके, तो अगर आपको सीबीएसई स्कूल बनाना है तो सीबीएसई वाले आके चेक करके जाएंगे कि आपके स्कूल में प्रॉपर प्लेइंग ग्राउंड है कि नहीं। एंड आई रिमेम्बर, मेरे आई यूज टू लिव इन पटना। पटना इज अ कैपिटल ऑफ बिहार। और वहां पर व्हाट पीपल यूज टू डू वाज, एक बिल्डर फ्लोर्स नहीं होते थे, उसी में स्कूल चलाते थे। एंड जो बच्चे होते थे वो पार्किंग लॉट में खेलते थे। एंड मतलब बिल्कुल भी इस टाइप का फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं था। तो व्हाट यूज टू हैपन वाज, उस टाइप के एनवायरनमेंट में ना पढ़ाई अच्छे से होती थी, बिकॉज घर में चलता था स्कूल, और ना एक तरीके से आप अगर लगा लो तो चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट होता था। तो ये चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट जब आरटीई एक्ट से आया तो सीबीएसई को गाइडेंस मिला कि आप जो भी स्कूल्स को अफिलिएशन अब दोगे, जो भी स्कूल को आप अफिलिएशन दोगे उसमें सर्टेन एकड़ में आपको वो होना चाहिए, सर्टेन हेक्टेयर का प्लेग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द थिंग। देन करिकुलम्स जो है वो कॉन्सोनेंस में होगा चाइल्ड के अंडरस्टैंडिंग में। तो इससे क्या हुआ था, एनसीईआरटी वगैरह अपडेट हुए थे, बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया। जो चीजें पहले एट्थ में पढ़ाई जा रही थी उनको टेंथ में ट्रांसफर कर दिया, जो टेंथ में पढ़ाई जा रही थी उसको 11 ट्वेल्थ में ट्रांसफर कर दिया, और बहुत सारी चीज को डिलीट भी कर दिया विच वॉज डीम्ड टू टफ, ओके, फॉर द एवरेज इंडियन चाइल्ड। ओके, तो ये सारी चीजें हुई थी। देन मैथ्स वगैरह पे काफी फोकस किया गया था। टीचर स्टूडेंट रेशियो जो था वो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स के हिसाब से था। तो भाई आई रिमेम्बर, मेरे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा तो चलो आई वाज लकी इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को डीपीएस में भेजा। डीपीएस में था 1:35 का रेशियो, मतलब एक टीचर पे 35 बच्चे। लेकिन आई रिमेम्बर मेरे कुछ दोस्त थे, दे यूज टू गो, ओके, दे यूज टू गो टू स्कूल्स, मिशनरी स्कूल्स वगैरह में या गवर्नमेंट स्कूल्स में। उनका 1:90 के करीब था रेशियो। ओके, पटना में काफी ज्यादा मिशनरी स्कूल्स भी थे। ओके, सेंट माइकल, सेंट जेवियर्स, ऑल दी स्कूल्स वेयर देयर। तो वहां पर एक क्लास में 70 से 90 बच्चे के करीब, ओके, 70 से 90 बच्चे के करीब दे यूज टू बी देयर। ओके, तो इस टाइप के इन्वायरमेंट में एक टीचर इतने सारे बच्चों पे फोकस नहीं कर सकता था। ओके, इवन 135 में प्रॉब्लम होती थी। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया कि भाई इसको कम करना होगा, आपको नए टीचर हायर करने होंगे और आपको नए सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। ओके, तो मेरे स्कूल में जे तक था। ओके, जे तक था, किसी किसी स्कूल में के तक था, किसी किसी स्कूल में आई तक था। तो ये क्यों बनाया गया, सेक्शंस को क्यों एक्सपैंड किया गया? बिकॉज जो हेल्दी टीचर रेशियो होता, स्टूडेंट टीचर रेशियो, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता। ओके, अब भाई तुम ऐसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो जहां पर तुम्हारे टीचर को तुम्हारा नाम नहीं पता, पेरेंट टीचर मीटिंग में गए, भाई 2 साल से तुम्हारा वो क्लास टीचर है। ओके, लगातार 2 साल से क्लास टीचर है, पेरेंट टीचर मीटिंग में गए, बोलते हैं सर ये मेरा बच्चा है, टीचर पूछ रहा है बेटा तुम्हारा नाम क्या है। ओके, अब भाई ऐसा होता था। ओके, 100 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स अगर एक क्लास में रहेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, देन क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स भी प्रिस्क्राइब किया गया। अब टेट निकालना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके, इट बिकेम इम्पोर्टेंट। अ बैन ऑन डिप्लॉइंग चिल्ड्रन इन नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता था कि गांव में प्रिंसिपल साहिबा क्या करती थी कि बच्चों से ही झाड़ू लगवा देती थी। गांव के स्कूलों में तो ज्यादा रेगुलेटरी ओवरसाइट होता नहीं है, जनरली वहां पर कोई देखने जाता नहीं है। तो बेसिकली व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि जो गांव वाले स्कूल्स थे वहां पर स्टाफ अगर नहीं आया, स्टाफ मैडम आई तो वो बोल रही है कि मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, बच्चे तो हैं ही। तो बच्चों से ही झाड़ू लगवा रही हैं, घर का खाना बनवा रही हैं। ओके, प्रिंसिपल मैम की बेटी का बर्थडे है,
ओके, प्रिंसिपल मैम की बेटी का बर्थडे है तो स्कूल से ही 4 बच्चों को लाके एंड द किड्स 8-9 year old किड्स आर सर्विंग केक्स एंड टॉफीज टू द गेस्ट, ऐसा भी होता था। ओके, ऐसा भी होता था। तो इस टाइप की चीजें कि आप बर्थडे में बुला के चारा कटवा रहे हो बच्चों से, पढ़ाई करवाने के बजाय बोल रहे हो कि मेरे घर चले जाओ, आज अच्छा स्कूल आए हो कोई बात नहीं, मेरे घर चले जाओ और वहां पर जाके तुम सफाई कर दो। ऐसा होता है भाई, बहुत होता है। ठीक है, दिस दिस हैपेंस स्पेशली इन ईस्ट यूपी बिहार एरिया बेल्ट, बहुत बहुत होता है। देन नो कैपिटेशन फी और स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन। आपको बच्चे को लेना है किसी भी टाइप का, ओके, आप टेस्ट वगैरह ज्यादा नहीं ले सकते उनका। ठीक है, अगर आपको बच्चे को लेना है तो इट यूज टू, अब कैसे होता है, पहले टेस्ट वगैरह होता था, अब लॉटरी सिस्टम से होता है। आपका नाम जाएगा और लॉटरी निकलती है, लॉटरी में अगर आपका नाम आ गया तो यू गेट एडमिटेड। ओके, नो फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट। ठीक है, तो ये तो काफी ज्यादा होता था बचपन में, मार्शल पनिशमेंट इसको बोलते हैं। तो मार्शल पनिशमेंट हमें हमें भी मिला है, छड़ी से पिटना, इस टाइप की चीजें, लेकिन ये बाद में बंद हो गया। ओके, अब आप पे केस हो सकता है। स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, तो नए स्कूल्स, न्यू स्कूल्स बने और एग्जिस्टिंग स्कूल्स में भी इनको अकोमोडेट करने के लिए। ओके, जैसे अब स्कूल से जाओगे अच्छे स्कूल्स में, सीबीएसई वाले स्कूल्स में, तो वहाँ रैंप वगैरह मिल जाएगा आपको। रैंप किसके लिए? जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, ताकि वो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाई कर सके और उनके लिए कोई अलग से स्कूल ना बने। देन स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर ड्रॉप आउट्स, जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटी बनेगा। तो इसमें जजमेंट कौन कौन सा है? ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू, अच्छा ये तो मैंने करा दिया था, ठीक है। सो दिस इज योर आर्टिकल 21A, आई होप ये समझ आ गया होगा। अभी एक और क्लास होगी हमारी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एनईपी पढ़ेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, तो उसको आप लिंक कर देना 21A से, 86th अमेंडमेंट से, तो आपका एक तरीके से गवर्नेंस का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज माइट हैव इन राइट टू एजुकेशन? एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज माइट हैव? एक और चीज है, आई आई फॉरगॉट टू टेल यू, अब इसमें क्या था कि प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% जो सीट है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व्ड है। ओके, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वहां पर 25% सीट जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व्ड है। वहां पर इट्स अ गुड प्रोविजन एंड अ बैड प्रोविजन एट द सेम टाइम। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज ईडब्ल्यूएस का मिसयूज काफी होता है। वो आपने देखा है, इंग्लिश विंग्लिश करके एक वो कि नहीं, इंग्लिश मैंने फिर गलत बता दिया मैंने। लास्ट टाइम भी मैंने गलत बोला था, अरे क्या नाम था उसका? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्या नाम था वो इरफान खान के मूवी का? इंग्लिश मीडियम है ना? हिंदी मीडियम। ओके, अच्छा हिंदी मीडियम, ठीक है, राइट, हिंदी मीडियम। तो वो हिंदी मीडियम ईडब्ल्यूएस वाला स्कैम दिखा रहा था बेसिकली। तो उसमें क्या था, दैट बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स को बोला गया कि आप 25, देखो देखो स्टेट की कैपेसिटी नहीं है कि सारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन में अकोमोडेट कर पाए। तो जितने भी अफिलिएटेड स्कूल्स थे, उनको बोला गया अफिलिएशन अगर रिटेन करना है तो 25% सीट आप बांटोगे गरीबों में। ओके, और गरीबों से पैसा नहीं लेते। ओके, दे डू नॉट टेक मनी फॉर दैट। तो एक तरीके से स्कूल को इशू इशू है ये। ओके, स्कूल्स आर सेइंग कि इससे हमारा काफी प्रॉफिट में नुकसान हुआ है, लेकिन ये इसमें क्या हो रहा है 25% में? लॉट ऑफ पीपल, ओके, लॉट ऑफ पुअर पीपल आर जैसे धोबी हो गया आपका, आपके मे बी कुक, आपकी मेड, उनके बच्चे अब अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं। ओके, आई 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 हैव दिस सपोर्ट सिस्टम जो मेरे सोसाइटी में जो धोबी है हमारे, उनके बच्चे टॉप स्कूल्स में पढ़े हैं ईडब्ल्यूएस कोटा यूज करके। ओके, अर्लियर दे वेर स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, एमसीडी के स्कूल्स में पढ़ते थे, बट आफ्टर ईडब्ल्यूएस दे स्टार्टेड गोइंग इनटू गुड स्कूल्स। लेकिन इसमें स्कैम भी है। स्कैम क्या है? दैट देखो, कंपिटिटिव हो गया है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बूम, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलते। तो 25% सीट में बहुत सारे पेरेंट्स फेक करते हैं। बिकॉज देखो, बिजनेसमैन जो है वो अपना अपना कुछ भी दिखा सकता है। पनीर, ओके, सब सपोज किसी का पनीर का शॉप है, पनीर के शॉप में वो महीने का 20 लाख रुपए कमा रहा है। ओके, हैपेंस, इट हैपेंस, पनीर के शॉप में, डेयरी का शॉप है, और सारा वो कैश में कमा रहा है, एवरीथिंग ही इज अर्निंग इन कैश। तो वो कितना लिख देगा अपना? 2 लाख रुपए, जी मैं तो साल के 2 लाख कमाता हूँ, कमाता वो 2 करोड़ है। ओके, लेकिन वो क्या लिख देगा? 2 लाख कमाता हूँ और मेरी बच्ची का एडमिशन कराना है ईडब्ल्यूएस कोटा में। और बाकी क्योंकि वो कैश में कमाता है तो कोई तरीका नहीं है
पता करने का। फिर वो क्या करता है, सेम थिंग दैट हैपेंस इन हिंदी मीडियम, वो किसी अपने मेड वगैरह का एड्रेस दे देता है, और वहां पर जाके जब ईडब्ल्यूएस वाले कंफर्म करने आते हैं तो वहां पर जाके थोड़े दिन के लिए रह लेता है। सो दिस इज हाउ थिंग्स गो. So this was your Article 21A. Any questions that you guys might have?